गरीब की होली। ये कहानी है बाजीपुर गांव की, जहां सुरेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। सुरेंद्र की एक लड़की सुमन थी, जो अब 17 साल के करीब हो गई थी, और साथ ही उसका एक लड़का 15 साल का था। सुरेंद्र भगवान कृष्ण का भक्त था। एक दिन वो उनकी पूजा करते हुए बोलता है, हे भगवान, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटी भी जवान हो गई है। अब उसकी शादी का भी सोचना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटी की शादी में तो इतना दहेज देना पड़ता है। हम गरीब ये सब कैसे करेंगे। सुरेंद्र अपनी बेटी की शादी की चिंता करता है और फिर अपनी पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, कल के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख देना। कल मुझे सुमन बेटी के लिए एक लड़का देखने जाना है। सब कुछ सही रहा तो मैं जल्द ही सुमन की शादी कर दूंगा। क्या ये अचानक आपने बेटी की शादी का कैसे सोच लिया? अभी तो हमारी शादी का कोई बजट भी नहीं है, फिर हम बेटी की शादी कैसे करेंगे? बजट तो बन ही जाएगा, पर शादी भी तो करनी है ना। और कोई लड़का भी इतनी आसानी से कोई मिल जाएगा? समय तो लगता है ना। अब से देखूंगा तो सही समय तक अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र अपनी लड़की के लिए लड़का देखने चला जाता है। उसे लड़का बहुत पसंद आता है। फिर शाम को वो घर लौट कर आता है और अपनी बीवी से कहता है, रेखा, मुझे लड़का पसंद आ गया है और मैंने अपनी बेटी सुमन की फोटो भी लड़के को दिखा दी है। उन्हें भी हमारी लड़की पसंद है और अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं, तो मैंने तो हाँ कर दी है। अगले महीने? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी जल्दी हम शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? शादी के लिए तो 100 इंतजाम करने होते हैं। एक महीने में ये सब कैसे होगा? अरे तुम चिंता मत करो रेखा, मैंने अपनी जमीन बेचने की बात कर ली है। 10-15 दिन में ही हमारी जमीन बिक जाएगी। उससे जो भी हमारे पास पैसे आएंगे, उसी से हम अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर देंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम अपनी जमीन बेच देंगे तो आगे खाने के लिए कहाँ से आएगा? और आप ना ये भूल रहे हो कि हमारा एक बेटा भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी भी तो करनी है। वो सब कैसे होगा? अरे बाबा, मुझे सब याद है। किस्मत से अच्छा लड़का मिल गया है और ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। हमें सब कुछ भूल कर अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए रेखा। सुरेंद्र अपनी बीवी को मना लेता है और अपनी बेटी सुमन की शादी कर देता है। उसका सब कुछ बेटी की शादी में ही लग जाता है। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। शादी को भी कुछ समय हुआ था और होली का त्योहार भी आ जाता है, जिसमें हर शादीशुदा लड़की की कोथली अपने मायके से आती है। सुनो जी, होली का ना त्योहार आ रहा है और हमारी सुमन की ये पहली होली है, इसलिए हमें अपनी बेटी के यहाँ कोथली भिजवानी है। पहली कोथली भी तो अच्छी खासी जाती है, उसका इंतजाम हम कैसे करेंगे? मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। अरे रेखा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। बेटी के यहाँ कोथली तो भिजवानी ही है, इसमें सोचना क्या है, वरना हमारी बेटी को ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। सुरेंद्र बेचारा दिन रात होली की कोथली की चिंता में लगा रहता है कि वो इंतजाम कैसे करे। फिर वो मजदूरी करना शुरू कर देता है और 150 जो भी मिलता था उसे जोड़ना शुरू कर देता है। उसके पास बस 1000-1500 ही जुड़ पाते हैं। होली का त्योहार 2 दिन के बाद था, इसलिए वो एक साड़ी, जोड़ा और सास ससुर के कपड़े और एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बेटी के ससुराल जाता है। ससुराल वाले थोड़े अमीर थे, इसलिए वो सामान को देखते ही कहते हैं, अरे सुरेंद्र जी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बेटी के यहाँ आए हो तो कम से कम कोथली तो अच्छी लेकर आते। क्या 2 जोड़ी कपड़े और एक एक मिठाई का डब्बा लेकर आ गए हो? माफ करना बहन जी, इस बार बिटिया की शादी का इंतजाम करने में सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं था। जो भी मुझसे बंदोबस्त हुआ, बस वही लेकर आ गया हूँ। सुमन की सास ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और कहती है, निकल जाइए यहाँ से। हमारे यहाँ ना तुम जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं पता था कि तुम अपनी बेटी की शादी के बाद ऐसी हरकतें करोगे। हमें तो लगा था ज्यादा न सही थोड़े तो सही होंगे, पर तुम तो फटीचर निकले, फटीचर। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। उनकी ऐसे बेइज्जती मत कीजिए। उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने बड़े दिल से किया होगा, और मैं जानती हूँ कि होली की कोथली के लिए मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की होगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ माँ जी, मेरे पिताजी की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। चुप कर। हमारे यहाँ बहुएं जुबान नहीं चलाती, और अगर ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी इन्हीं के साथ भेज दूंगी।
नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए। बेटी सुमन, ये बड़ों की बात है, तुम चुप रहो। सुमन सास के डर से चुप हो जाती है और उसकी सास उसकी गरीबी और उसके पिता की गरीबी का बहुत मजाक बनाती है और उसके पिता को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सुमन के लिए होली का त्योहार मानो कुछ भी नहीं रहा। उसकी होली की कोथली की वजह से उसके पापा की इतनी बेइज्जती हुई जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। सुरेंद्र सब सोचता हुआ सड़क पर जा रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। पता नहीं अब वो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। मेरी वजह से उसकी होली का त्योहार भी खराब हो गया। अब मैं क्या करूँगा? एक काम करूँगा, दोबारा से थोड़ी ज्यादा मेहनत करके उनके यहाँ दोबारा से होली की कोथली दे दूंगा और वो खुश हो जाएंगे। सुरेंद्र ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सुमन को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है तो वो अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी वाह, आपने ना बिल्कुल सही किया। गरीब के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। गरीब हर तीज त्योहार पर बस इसी चिंता में होता है कि उसकी बेटी के घर कोथली कैसे जाएगी। उसका सारा त्योहार इसी चिंता में खराब हो जाता है जैसे मेरी होली हो गई। आपकी लालच ने आज मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुमन घर छोड़कर चली जाती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है और वो ये सब जानकर उसका साथ देता है और दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। पर सुमन जिंदगी में कभी उसके बाद होली का त्योहार नहीं मना पाई। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे माता पिता अपनी बेटी के यहाँ पर होली की कोथली भेजते हैं, लेकिन ससुराल वालों को वो भी कम लगता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी बेटी के माँ बाप आपको दे रहे हैं उसे दिल से स्वीकार करें, ना कि उनकी ऐसी बेइज्जती करें और अपनी बहू बेटी का होली या कोई भी त्योहार खराब ना करें। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई।